हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है, मैं कुछ वीडियो में हम करने वाले हैं सीएमए फाइनल का आईडीटी का मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमक्यूपी, मॉक क्वेश्चन पेपर। हाँ, एमक्यूपी बोला जाता है सीएमए फाइनल में। तो हम कर रहे हैं सीएमए फाइनल का सेट नंबर 1, यानी जो पहला सेट आया था उसको अपने करने जा रहे हैं, पेपर नंबर 19 मॉडल टेस्ट। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, बताऊंगा क्या गलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, फिर आप अकॉर्डिंगली उसमें एक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे सेक्शन नंबर 1 कंपलसरी। कंपलसरी से आता है, हम लोग सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो वो अपने बनाएंगे। एंड एक और चीज याद है, अगर आपका एग्जाम जून 25 में है तो एनरोल कर लेना, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है जून 25 के लिए। एंड सीए फाइनल वाले लोगों का भी एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया। आते हैं सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 में। हु इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी अंडर जीएसटी? कौन कौन आईटीसी ले सकता है? तो इंडिविजुअल ले सकता है, गवर्नमेंट ले सकता है, बट ये सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? रजिस्ट्रेशन। यानी जिस बंदे का रजिस्ट्रेशन होता है बस वही आईटीसी ले सकता है। तो आंसर विल बी ए, ओनली रजिस्टर्ड बिजनेस कैन अवेल आईटीसी। नेक्स्ट, इन जीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करना है? तो जितना भी अपना टर्नओवर होता है वो सब लेना होता है। एग्जेम्प्ट हो गया, टैक्सेबल हो गया, नील रेटेड हो गया, सारे लेने हैं अपने को, बट क्या नहीं लेना होता है? शेड्यूल 3 नहीं लेना होता है। और अपना जो इनपुट है, वो कभी नहीं लेते, भले उस इनपुट पे टैक्स हमने पे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपने को कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो गया ए, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यानी एग्जाम भी लेते हैं, एक्सपोर्ट भी लेते हैं, इंटर स्टेट सेम पैन में भी लेते हैं, सिस्टर कंसर्न वाला। बट इनवर्ड सप्लाई जिसपे आरसीए में टैक्स भले ही हम पे कर रहे हैं, बट वो हमारा टर्नओवर नहीं है, वो सामने वाले का टर्नओवर है। याद है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी क्लास में। ओके, in which of the following cases old rate will not be applicable with respect to change in effective rate of tax? Change in effective rate of tax section number 14। दो सिनेरियो था, या तो सप्लाई बिफोर है या तो सप्लाई आफ्टर है। बिफोर होता था तो अपने लेते थे इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आफ्टर होता था तो लेते थे जनरली इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज लेटर। बट अगर इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों पहले है तो क्या लेते थे? इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है ये अलग एमसीक्यू नहीं बना पाओगे। चलो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अपने को ओल्ड रेट लेना है, ठीक है। सप्लाई वॉज कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। अब मान लो चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स यहां हुआ, सप्लाई पहले हो गई, यानी सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर सीआरटी। ओके, तो यहां पे अपने क्या लेंगे? आई और आर विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट वॉज रिसीव बट इनवॉइस इज आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, यानी इनवॉइस यहां आया, पेमेंट यहां आया, तो अपने को क्या लेना है? विच एवर इज अर्लियर लेना। विच एवर इज अर्लियर अगर अपने लेंगे तो क्या आएगा? विच एवर इज अर्लियर अगर अपने लेंगे तो अपने पास आ जाएगा पेमेंट वाला दिन। हाँ, पेमेंट वाला दिन यानी ओल्ड रेट। अपने को क्या देखना है? ओल्ड रेट नॉट एप्लीकेबल। कब न्यू रेट लगेगा ये अपने से पूछ रहा है। देख रहे हैं कितना बारीक पॉइंट है ये, नॉट वाला मिस हो जाएगा तो आंसर गलत करके आ जाओगे। अपने को न्यू रेट वाला लेना है, ठीक। इनवॉइस वॉज इशूड बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट वॉज रिसीव्ड बट सप्लाई वॉज मेड आफ्टर। ओके, तो इनवॉइस यहां आ गया, पेमेंट यहां आ गया, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स यहां हुआ, सप्लाई आफ्टर है। तो आफ्टर में अपने क्या लेते थे? आई और पी विच एवर इज लेटर। दोनों ही सिनेरियो में अपने को ओल्ड रेट ही लेना पड़ेगा, तो बी आंसर नहीं होगा। सी की बात करें, पेमेंट वॉज रिसीव बिफोर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बट सेल्स वेर मेड आफ्टर चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। इनवॉइस वॉज इशूड आफ्टर कंप्लीशन। ओके, ठीक है, तो यहां पे अपने को एक बार बना लेते हैं वापस से। क्या आएगा? पेमेंट वॉज रिसीव बिफोर, पेमेंट यहां पे आ गया, सेल वेर आफ्टर, सप्लाई यहां पे हो गई, एंड इनवॉइस भी आफ्टर है। ओके, तो सप्लाई अगर आफ्टर होता है तो हम क्या लेते हैं? इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज लेटर। विच एवर इज लेटर में यहां पे क्या आंसर आएगा? इनवॉइस, यानी अब न्यू रेट लेंगे, तो क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। आशा करता हूं पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो आंसर विल बी सी। जीरो रेटेड सप्लाई में अपने क्या नहीं लेते? एक्सपोर्ट लेते हैं, क्या लेते हैं? सेज को सप्लाई करते हैं, लेते हैं, बट सेज अपने को कुछ सप्लाई कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट होता है क्या? वो इंपोर्ट होता है दोस्तों। तो द आंसर विल बी सी। बाई सेज, यहां पे देखो कीवर्ड क्या है? टू एंड बाई का अंतर है, यही गलती कर दोगे। सेज को सप्लाई किया, एक्सपोर्ट। सेज ने हमको सप्लाई किया, वो तो इंपोर्ट होता है, और आरसीएम के तहत अपने को जीएसटी पे करना पड़ता है, अगर याद होगा तो। याद होगा ही भाई, एग्जाम है नेक्स्ट वीक में, मजाक कर रहे हो क्या तुम? Mr. Oberoi from Ahmedabad hires an aircraft from company of Vietnam for business.
हाउएवर दे बोर्ड द एयरक्राफ्ट फ्रॉम मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, जो बंदा यहाँ पे मुंबई लिख के आया भैया रॉन्ग है। ध्यान से देखो, तुमको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तुम रिवीजन वीडियो हमारे जरूर चेकआउट कर लेना। ध्यान से देखो यहाँ क्या हो रहा है, एयरक्राफ्ट वाला है, ठीक है। अपने आ रहे कंपनी है वियतनाम की, हम है इंडिया के, तो रेसिपिएंट इंडिया का, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, कौन सा सेक्शन लगेगा, 30। 13 में क्या 13(8) लगेगा क्या, तो याद करो 13(8) इज एप्लीकेबल अदर देन एयरक्राफ्ट एंड वेसल, एयरक्राफ्ट एंड वेसल को छोड़ के 13(8) लगता है। यहाँ पे हमने हायर किया एयरक्राफ्ट, यानी यहाँ पे क्या लगेगा 13(2), एंड 13(2) अपने को क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 5 का आंसर क्या होगा, बी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एंड सेक्शन नंबर कौन सा लगा, 13(2) लगा, 13(8) नहीं, ठीक है। चलो, एंड 13(2) में अपना यहाँ पे हायरिंग है, और हायरिंग तो लिस्ट में था ही नहीं 13 वाले में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर था, वो तो हायरिंग नहीं होता है, और वो भी अब हट चुका है अमेंडमेंट की वजह से, तो वो भी अब एप्लीकेबल नहीं, वहां पे भी 13(2) लगता है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी योर आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इस क्वेश्चन नंबर 6 में है एरर। हाँ जी, इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक बहुत बड़ा एरर है, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्चुअल एरर है। मिस्टर एक्स सप्लाई करता है गुड्स वर्थ रुपीज 11,800 inclusive of GST to municipality where the contract of supply is 15 lakh. The rate of GST is 18%. The supplier and deductor are in the same state. Would be the net payment to supplier after deducting TDS. तो पहली चीज, will TDS provision be applicable? So the answer will be no. TDS provision is not applicable because TDS provision कब लगता है, जब 20 लाख के ऊपर जाता है, वो भी excluding GST। जीएसटी छोड़ के जब भी 20 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जाएगा तभी टीडीएस का प्रोविजन लगता है। तो पहली बात तो यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा, बट इन्होंने टीडीएस का प्रोविजन लगाया है और हमसे पूछा है कि क्या कितना टीडीएस काट के पेमेंट किया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अपने देख लेते कितना टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। तो टीडीएस काटने के लिए हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी टीडीएस कटता है। कितना रुपए का पेमेंट किया, 11,800 डिवाइड बाय 118% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। थोड़ा कैलकुलेटर चला लो महाराज। इसका 2% इन्होंने काटा है, 2% नहीं, 200 रुपए इन्होंने टीडीएस काट दिए, तो नेट पेमेंट कितना करेंगे, टोटल 11,800 माइनस 200 रुपए, तो आएगा मेरा 11,600। हालांकि आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर विल बी टीडीएस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, बट इन्होंने क्या किया ये मैंने बता दिया, बट किया गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी में रिफंड चाहिए तो मिनिमम 1,000 रुपए से कम होगा तो रिफंड लेने मत आ जाना, याद करो ये लाइन बताया था। तो 1,000 रुपए से कम है तो भैया रिफंड नहीं मिलेगा अपने को। मिस्टर अशोक एंटरप्राइज सेल्स मिनरल वाटर बोतल विद एमआरपी 22 पर बोतल, कस्टमर 5 रुपीज का डिस्काउंट अवेल करता है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल अशोक एंटरप्राइज सोल्ड 2,500 बोतल्स। अब अपने को बताना है यहाँ पे 18% का जीएसटी रेट है। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जो वैल्यू है वीओएस प्लस जीएसटी का रेट। वीओएस कैसे आएगा दोस्तों, वीओएस आएगा 22 रुपए रेट है, करेक्ट। 5 रुपया डिस्काउंट क्या 15(3) में माइनस कर सकते हैं, हाँ एज पर सेक्शन नंबर 15(3) 5 रुपए अपने माइनस कर सकते हैं। कितना बोतल सेल किया हमने, 2500 बोतल सेल किया, तो कितना हुआ 22 माइनस 5 इंटू 2500 बोतल हो गया अपना 42,500, और इसमें 18% का जीएसटी जोड़ना होगा अपने को, तो टोटल आ जाएगा मेरा 50,150। दिस विल बी आवर इनवॉइस वैल्यू। हमेशा ध्यान से देखना क्या पूछा है, अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछता तो आंसर होता 42,500, बट इससे अपने इनवॉइस प्राइस पूछा है। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, वीओएस प्लस जीएसटी, लिख लो वहां पे वीओएस प्लस जीएसटी। सर ये फाइल कहाँ मिलेगा, अरे नालायक बच्चे, ये फाइल तुमको तुम्हारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था, परसों किया था या कल किया था शायद, देख लेना, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। क्या करते हो, 2 सेट आए, सेट 1 और सेट 2, हम सेट 1 कर रहे हैं एमटीपी का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, क्या नॉन मोटर के लिए चाहिए, नहीं, याद करो क्या बोला था, हाथ से कितना दूर लेके चला जाएगा, तो ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं होता। कस्टम सुपरविजन कस्टम एरिया में नहीं चाहिए। ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल भूटान नहीं चाहिए होता है, यानी अपने को किसके लिए चाहिए होता है, अपने को चाहिए होता है नन ऑफ दी अबव, यहाँ पे आएगा नन ऑफ दी अबव, बिकॉज तीनों ही केस में नहीं चाहिए अपने को।
ओके, नेक्स्ट अपने आते हैं, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, कितने दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। तो 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में भी एरर है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अंडर रूल 10(2)(a) इफ टोटल एफओबी एंड इंश्योरेंस कॉस्ट इज $5,000। अब ध्यान से देखो, आंसर तुम निकाल लोगे बट ये एरर है इस क्वेश्चन में। हमेशा याद रखना, जब भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने लेते हैं तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेते हैं, याद है? ये एडजस्टेड एफओबी जो होता है, ये होता है तुम्हारा एफओबी प्लस रूल 10(1) का एडजस्टमेंट। क्या होता है? एफओबी, तो ये पिंक पिंक क्यू पेपर देते हैं ना, समझ नहीं आता है, प्लस 10(1) का एडजस्टमेंट। इसमें कभी भी इंश्योरेंस दैट इज 10(2) का जो एडजस्टमेंट है वो इंक्लूड नहीं होता है। बट इन्होंने बोला है, अब कोई ऑप्शन दिया नहीं अपने पास, बोला टोटल एफओबी एंड इंश्योरेंस लेके $5,000 हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने कोई ऑप्शन दिया नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस नहीं लेंगे अपने, सिर्फ एफओबी लेते हैं या एडजस्टेड एफओबी लेते हैं, यानी 10(1) का एडजस्टमेंट करते हैं। 10(2) का एडजस्टमेंट के बाद कभी भी 20% नहीं लेना होता है। बट इस क्वेश्चन में अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। 5,000 का 20% करेंगे, याद है, अगर अनसर्टेन्ड होता है तो 5,000 का 20% कितना? 1,000 होता है क्या? 5,000 का 20% 1,000। तो $1,000 विल बी आवर आंसर। आंसर विल बी सी, $1,000। हाँ गलत है, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग, जो है यही है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी कौन लगाता है? सीबीडीटी लगाता है क्या? नहीं नहीं। सीबीआईसी लगाता है क्या? नहीं नहीं। कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। बुक के पहले ही पेज में लिखा है, इस चैप्टर के पहले ही लाइन में लिखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड दैट, अगर सब्सिडीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, लगाना पड़ेगा काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सब्सिडी रिलेट टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स इन एक्सपोर्ट आर्टिकल, लगाना पड़ेगा। सब्सिडी हैज बीन कंफर्म्ड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैम्पर ना हो, इसीलिए लगाना पड़ेगा। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, ओनली दोज प्रोजेक्ट हैविंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना? 1 करोड़ रुपए, उन्हीं को ही हम ईओयू घोषित करते हैं। प्लांट एंड मशीन में कम से कम 1 करोड़ रुपया डालोगे तभी तुमको ईओयू का एस्टैब्लिशमेंट बोला जाएगा। 1 करोड़ से कम डालोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए तुमको डालने पड़ेंगे। When a cess supplies goods and services to domestic tariff area, it is exempt from paying tax. Although receiver in DTA has to pay, सेस से माल डीटीए में आ रहा है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब इंडिया में आ रहा है, तो सेस से माल इंडिया में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? माल इंडिया में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। एंड इंपोर्ट पे क्या लगता है दोस्तों? इंपोर्ट पे लगता है आईजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या लगेगा? आईजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल, एकदम इजी। 15 थे, खत्म हो गया। 2 में एरर था, बाकी सब तो इजी सा था, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब चलते हैं हम इसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तरफ। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में तो जो थ्योरी क्वेश्चन है वो तो पूरा एज इट इज बुक से, आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको आंसर आता है, आप लिख दो, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना है, ना कोई एनालिसिस करना है, ना कुछ करना है। क्वेश्चन है, कौन से बुक में आंसर है, रटा, लिख दिया। क्वेश्चन है, कौन से बुक में आंसर है, समझा, लिख दिया, और कुछ नहीं करना। प्रैक्टिकल वाले करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस ई-वेबिल, ऑल्सो डिस्कस व्हेन इट इज इशूड एंड हु शुड जनरेट द सेम। याद है, ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है, कंसाइनर कंसाइनी कर सकता है, जो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड है, अगर वो अनरजिस्टर्ड से माल खरीद रहा है तो वो जनरेट करेगा। रीजन क्या बताया था? जो सप्लायर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसके पास तो कॉमन पोर्टल ही नहीं है, तो जनरेट कैसे करेगा? तो जो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है वो जनरेट करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ था, अगर याद होगा तो, एयरवेज, रेलवे एंड वेसल के एयरवेज एंड रेलवे के केस में कौन जनरेट करता है? ऑलवेज रेसिपिएंट या सप्लायर जनरेट करेगा, ट्रांसपोर्टर कभी भी नहीं करता है। एंड ई वेबिल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेबिल 14 डिजिट का होता है, ये सबने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, वो सारे प्रोविजन यहाँ पे लिखने। पीनल प्रोविजन फॉर रिटर्न फाइलिंग, ये अपने को लिखना है। सर इसमें अपने को कौन सा आंसर लिखना पड़ेगा एज पर कॉन्सेप्ट बुक? सर अगर एक बार दिखा देते तो। कुछ भी नहीं है, रिटर्न चैप्टर के लास्ट पेज में, पेज नंबर 195 होगा आई गेस। तो हम आ गए पेज नंबर 195, बस यही लिखना था। देखो यहाँ पे लर्न लिखा भी हुआ है तुम लोगों के लिए ऑलरेडी, बस इस लेट फीस को लर्न करना है और ये पूरा लेट फीस वहां पे जाके लिखना है, और कुछ भी नहीं था। 7 मार्क्स पूरे हाथ में आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
अब आते हैं यहाँ। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ, ध्यान से देखना। अगर आपको वो मेडिकल वाला हेल्थ केयर वाला एग्जामेशन याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी इस तरीके से कर लोगे। इसमें सिर्फ बताना है क्या एग्जाम है क्या नहीं, और एक वर्किंग नोट में आपको दिमाग लगाना, मैं बताता हूँ कौन सा। सबसे पहले, वेल बीइंग नर्सिंग होम हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 फॉर वेरियस सर्विस रेंडर्ड बाय इट इन द सेम मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी निकालना, यानी अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए वीओएस। वीओएस चाहिए अपने को। पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एट पेशेंट। अब पेशेंट के होम में दो या अपनी क्लिनिक में दो। अगर एक क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट, पैरामेडिक्स या मेडिकल वाला पर्सन अगर कोई भी टर्मिनली इल पर्सन को केयर देता है तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। कहां देना होता है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देता होता है। तो कुछ नहीं दिया तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही दिया गया है। पैलिएटिव केयर दिया गया, टर्मिनली इल पर्सन को दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, यानी किसी को भी जीएसटी नहीं देना है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक 24 है यहाँ पे। तो कॉर्ड ब्लड बैंक वाला पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अब एग्जाम्प्ट नहीं है, अब टैक्सेबल है, इसीलिए ऑलवेज न्यू बुक से पढ़ना चाहिए टैक्स को। तो ये 24 अपना हो जाएगा टैक्सेबल। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अगर आपको याद होगा तो एक्सेप्शन था। तो एक्सेप्शन में क्या था, अगर हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करते हो तो ये टैक्सेबल होता है। बट अगर ये तुम देते हो फॉर कॉन्टिजेनियल डिफेक्ट या तुम्हारा ट्रॉमा वगैरह की वजह से, तब वो एग्जेम्प्ट होता था। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस है, सो इट इज टैक्सेबल। तो 100 हो गया अपना यूएस। एम्बुलेंस सर्विस टू क्रिटिकली इल पेशेंट एग्जेम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये भी एग्जेम्प्ट होता है, याद है, स्टेट गवर्नमेंट। और अगर यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व होता तो 25% का अगर कॉम्पोजिट सप्लाई तक है तो भी एग्जेम्पशन मिल जाता अपने को। नेचुरोपैथी, क्या नेचुरोपैथी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है? द आंसर इज यस। वैसे इसमें लिख भी दिया है, बट अगर नहीं भी लिखा होता तो भी अपने वर्किंग नोट में लिखते कि सिंस इट इज रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इट इज एग्जेम्प्ट। ये हो गया एग्जेम्प्ट। प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनाटॉमी ऑफ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट। तो अभी बताया प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट अगर अपने करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्टिजेनियल डिफेक्ट या ट्रॉमा वगैरह की वजह से, या जरूरी है थर्ड डिग्री बर्न वगैरह हो गया उसकी वजह से देना पड़ा, सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट, सच ट्रीटमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, खुद ही लिख दिया है, तो 120 विल बी टैक्सेबल। मॉर्चरी सर्विस, सर हमको पता है सर मॉर्चरी सर्विस एग्जेम्प्ट होता है, घर पे आके मारूंगा, मॉर्चरी सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होता है, टैक्सेबल नहीं होता है, यू आर राइट, बट इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। अगर एग्जेम्प्ट वर्ड लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। मॉर्चरी सर्विस होता है शेड्यूल 3। एग्जेम्प्ट तो वो होता है जो सप्लाई होता है, शेड्यूल 3 में तो वो सप्लाई ही नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो एग्जेम्प्ट की बात ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में शेड्यूल 3 लिख के आना, गलती से एग्जेम्प्ट मत लिखना वरना मार्क्स कट जाएंगे। बस और कुछ नहीं है, सारे इंट्रा स्टेट लेवल के जीएसटी 18% का है। तो कितना हो गया यहाँ पे टोटल, तो टोटल हो गया मेरा 120 प्लस 24 प्लस 100 हो गया 244। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई दोस्तों कितनी हुई, 244। याद है फर्स्ट पेज में लिखाया था ऑलवेज सी और एस अलग अलग कैलकुलेट करोगे इंट्रा के लिए। तो 244 का 9% हो गया 21.94, 21.94। जिसने साथ में निकाला है उसके मार्क्स कट जाएंगे, अलग अलग निकालना है। तो 21.94 आंसर है क्या, लेट मी चेक। 96 है, 96 कैसे आ रहा है, 99% है ना, 9%, 244 का 9%, ओके सॉरी दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 9696। तो 21.96, 21.96 विल बी द आंसर। देखा कितना आसान सा था, और सिर्फ वर्किंग नोट लिख के आना था, फुल मार्क्स मिल जाते हैं अपने को। नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी अपने को क्या बोलता है, पार्ट बी अपने को बोलता है मेसर लिप लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नेल पॉलिश, 4 प्रकार के नेल पॉलिश बनाते हैं। स्वीटी, प्रीटी, ब्यूटी, ट्वीटी क्या नाम है दोस्तों। द कंपनी हैज टेकन आईटीसी ऑफ 3 lakhs ऑन कॉमन इनपुट। कॉमन इनपुट का 3 lakhs अपने को बोल रखा है, जिसमें कि हमने उसको पार्टली यूज किया नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। अब कॉमन इनपुट बोला, यानी आपके दिमाग में कौन सा रूल खुलना चाहिए, रूल 42। 42 इज फॉर कॉमन इनपुट, 43 इज फॉर कॉमन कैपिटल गुड्स वाला। अब 42 में कॉमन इनपुट की बात करें, जिसको प्यार से अपने क्या बोलते हैं, C2। तो ये C2 की बात करें, 3 लाख का C2 अपने पास पड़ा हुआ है। हम मैन्युफैक्चर करते हैं टोटल 1000 लीटर ऑफ ईच टाइप ऑफ नेल पॉलिश, हर प्रकार का 1000 लीटर का नेल पॉलिश हम
मैन्युफैक्चर करते, यानी कितना लीटर बनाते, 1000 लीटर बनाते, चारों का 1000 करके बनाते। कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अपने को जीएसटी दिया है 12%, अपने को नेट जीएसटी पेबल निकालना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना। स्वीटी सेल्स टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया ₹30 पर 20 ml। पहली बात, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचा मतलब क्या हो गया, टैक्सेबल सप्लाई हो गया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब इंडिया में बेच रहा है, इंडिया में बेच रहा है, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। कितना बेच रहा है, ₹30 पर 20 ml बोतल। अब ध्यान से सुनो, यहीं पे गलती करोगे। 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। टोटल कितना लीटर हमने बनाया है, 1000 लीटर, एंड एक बोतल कितना एमएल का है, 20 ml का एक बोतल है, ठीक है। तो अगर अपने इसको यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो टोटल कितने रुपए का माल बेचा है हमने एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो टोटल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई अपनी निकलेगी, जो माल हमने बेचा है वो बेचा है हमने 1000 ml का 1 लीटर होता है। तो पहली बात तो 1000 लीटर इंटू 1000, तो अब ml में आ गया अपने पास एक का, 1000 लीटर इंटू 1000 ml, तो ml में जितना आया अपने पास क्वांटिटी वो आ गया, इतना क्वांटिटी हमने बनाया। इसमें से एक बोतल में 20 ml होता है, ओके, एक बोतल में 20 ml होता है, एंड 30 रुपया करके हम बेचते। तो टोटल कितना आएगा दोस्तों, उल्टा कर दिया दोस्तों, इंटू डिवाइड बाई 20, 1000 डिवाइड बाई 20 इंटू 30 इंटू 1000, तो आया 15 लाख रुपए का माल बेचा है। तो यहाँ पे हमने कितने का माल बेचा, 15 लाख। कैसे आया, 1 लीटर में 1000 ml होते, टोटल हमने कितना ml बनाया है, 1000 इंटू 1000 लीटर, यानी टोटल हमने 10 लाख ml बनाया माल। 10 लाख ml में 20 ml का एक बोतल होता है, यानी टोटल कितने बोतल बनाए हमने, 50,000 बोतल बनाए। 50,000 बोतल कितने रुपए में बिकता है, 30 रुपए में बिकता है, तो 15 लाख का माल हमने बेचा है। सेल टू एसईजेड, जब हम एसईजेड को माल बेचते हैं तो ये एक्सपोर्ट में काउंट होता है। यहां पे अपने को एक वर्किंग नोट लिख के आना पड़ेगा कि इट इज बीन अज्यूम्ड कि जो भी हम सेस को माल दे रहे हैं वो अंडर बॉन्ड एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे रहे हैं। ये वर्किंग नोट जरूर देना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। इसमें नहीं दिया बट तुमको दे के आना। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड के तहत अपने माल बेच रहे, तो ये हो गया ZRS। क्या ZRS पे टैक्स लगता है, द आंसर इज नो, 088 सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता। बट फिर भी हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू आएगी, सेम वही मेथड है, 1000 इंटू 1000, 20 ml इंटू 40, तो कितने का माल बेचा हमने, 20 लाख का माल बेचा। सप्लाई सेल टू ए लिमिटेड ऑफ यूएसए, ये क्या हो गया दोस्तों, एक्सपोर्ट। तो यहां पे भी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अंडर बॉन्ड एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किया है, तो ये भी ZRS हो गया। ZRS पे टैक्स लगता है क्या, नहीं, बट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 20 ml इंटू 50 रुपए, कितना आया, 25 लाख का माल बेचा हमने यहाँ पे। डिफेंस कैंटीन को सेल किया, नहीं भी लिखा होता तो भी अपने को पता था ये एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट टैक्सेबल होता है क्या, नहीं, तो क्या इस पे टैक्स आएगा, नहीं, बट वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्यों, थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 20 इंटू 60, कितने का माल बेचा, 30 लाख का। टोटल माल हमने कितने का बेचा है, 15, 20, 25, 30, 90 का। बट हमारा टैक्स कितने पे आएगा, टैक्स हमारा आएगा सिर्फ इस 15 लाख पे, बिकॉज 20 वाला ZRS हो गया, 25 वाला ZRS हो गया, 30 वाला एग्जेम्प्ट हो गया। 15 लाख पे जीएसटी रेट दोस्तों कितना है इसमें, 12%। तो 12% का जीएसटी रेट के हिसाब से 1,80,000 का आउटपुट टैक्स बनेगा। और पहले यहां पे लिख लेते हैं, तो आउटपुट टैक्स अपना बनेगा 1,80,000। ओके, आपको पता है हमारे पास एक C2 पड़ा हुआ है। C2 हमारे पास कितना पड़ा है, 3 लाख। C2 को हम कैसे बाइफरकेट करते थे, तो C2 को हम बाइफरकेट करते थे D1 एंड D2 में। D1 रिप्रेजेंट करता था एग्जेम्प्ट को, फॉर्मूला क्या था, E बाई एफ इंटू C2। E मतलब E का टर्नओवर, F मतलब टोटल टर्नओवर। अब समझा वहां पे क्यों निकालना। तो E का टर्नओवर दोस्तों कितना है, E का टर्नओवर है 30 लैक्स ये, एंड टोटल कितना है 90 लैक्स। तो 30 डिवाइड बाई 90, 30 डिवाइड बाई 90,
एंड C2 है मेरे पास 3 lakhs का। ओके, तो कितना हो गया 30 lakhs, 3 lakhs डिवाइडेड बाई 90 इंटू 30, तो 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आ गए अपने पास यहाँ पे। ओके, D2 याद है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था, यहां हम क्या लेते थे 5% ऑफ C2 का 5%, यानी 3 lakhs का 5%, कितना आया दोस्तों 15,000। यानी अपने को 1 लाख और 15,000 को क्या करना होता है, अब मैं तुमको प्रेजेंटेशन भी सिखा दे रहा हूं, इसको हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते हैं। पहले तो पूरा ले लेते हैं बड़े वाली टी में, याद है, और फिर इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देते हैं। अब प्रेजेंटेशन ऐसा बनेगा, आउटपुट टैक्स 1,80,000, 15,000 D2 वाला, 1 लाख D1 वाला ऐड कर देंगे, तो अपने पास आया 2,95,000। एंड टोटल जो कॉमन आईटीसी अपने पास पड़ा है वो पूरा का पूरा एक साथ माइनस कर देंगे। दिस इज अ प्रेजेंटेशन 3 lakhs। तो कितना का टैक्स अपने को पे करना पड़ेगा, 5,000 रुपए का टैक्स अपने को पे करना पड़ेगा। करेक्ट, 1,80,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000, 2,95,000, पूरी की पूरी आईटीसी हम लेस करेंगे 3 lakhs की इस पे, एंड द आंसर विल बी करेक्ट। 5,000 अपना कैरी फॉरवर्ड होगा, टैक्स नहीं पे करेंगे, 5,000 अपना एक्स्ट्रा है जो कि अपना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको अपने कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 5,000 रुपीज को। 5,000 एक्स्ट्रा अपने पास आईटीसी पड़ी हुई ना, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। एक्सेस आईटीसी कैन बी कैरी फॉरवर्ड 5,000 रुपीज। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों किया हमने, बिकॉज अपने को ई बाई एफ चाहिए था, इसीलिए अपने को यहाँ पे ये टोटल में चाहिए था, नहीं तो अपने ई बाई एफ नहीं निकाल पाते। एंड D2 तो आसान सा था। और बस उसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन सिंपल है, C2 टोटल कितना है 3 लाख, तो 3 लाख में से अगर हम माइनस कर देते हैं 1 लाख रुपए और 15,000, तो अपने पास आएगा 1,85,000, ये अपना क्या बन जाएगा C3, याद है C3 बन जाएगा। एंड देन वी विल गेट बस C3 1,85,000, और इसमें अपने को 1,80,000 का टैक्स पे करना है, तो 5,000 रुपए जो बचे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। दोनों तरीके से कर सकते हो, बट सीएमए ने ये वाला यूज किया, तो अपने भी यही वाला तरीका यूज करेंगे। चलो जी, गया ये वाला क्वेश्चन भी, 14 मार्क्स जेब में आ गए अपने। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच टीडीएस वुड बी डिडक्टेड एंड आल्सो आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन से बुक में लिखा हुआ है, कब कब टीडीएस कटता है, 2.5 लाख के ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा, एंड एवरीथिंग हैज बीन रिटन ओवर देयर। एंड कब कब नहीं कटता, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट याद करो, आरसीएम में दिया, एग्जेम्प्टेड को दिया, या तुम्हारा सेम स्टेट में है एंड वो एलओआर डिफरेंट स्टेट में है, तब वो वाला, तो वो पूरे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने। नेक्स्ट अपने से पूछता है रिलेटेड पर्सन, तो ये डेफिनेशन तो चैप्टर नंबर 2 में लिखा ही हुआ है अपने को, यहाँ पे फैमिली का डेफिनेशन नहीं दिया इन्होंने, तुम फैमिली को भी डिफाइन करके आ जाना। अब आते हैं 5 का ए की तरफ, इसके लिए तुमको थोड़ा सा कॉस्ट शीट का नॉलेज चाहिए, ठीक है, कैश का नॉलेज होना चाहिए, कैश 3 आई गेस, तो उसका नॉलेज तुमको होना चाहिए। सबसे पहले, Cunning Limited furnish the following expenditure incurred by them to find out the transaction value for the purpose of paying GST as per Rule 30। तो Rule 30 क्या है याद करो, 27, 28, 29, फिर 30 और 31। 31 तो था रेसिड्यू मेथड, 30 क्या था, 30 अपने को बोलता था 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया जाता है। तो सीओपी निकालना तुमको सीखना पड़ेगा, ये तो तुमको कॉस्ट शीट में पढ़ाया गया होगा। चलो निकालते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, पेज ऐड करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले, जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे उसका 10% यानी 110% जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे जीएसटी आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी, तो ऑब्वियसली उसमें से जीएसटी हटाना पड़ेगा अपने को। तो कितना दिया है 18%, तो 10,62 डिवाइड बाई 118%, यानी 9,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल बनेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल बना 9,000। डायरेक्ट वेजेस 2500 लेते हैं क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तुम बताओ यार, तुम कॉस्टिंग पढ़ हो कि मैं, लेते हैं सर, लेते हैं। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं सर 1050। फिर है अपना इनडायरेक्ट मटेरियल लेते हैं क्या, बिल्कुल लेते हैं सर 750 रुपीज, नहीं 705 लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कैलकुलेटर चला लो मेरे प्यारे बच्चों, उसका बैटरी मत बचाओ। फैक्ट्री ओवरहेड, सर फैक्ट्री ओवरहेड तो लेते ही है
वैसे भी ये ऐसा ही ओवरहेड है जो समझ में नहीं आता है कॉस्टिंग में, तो इसको तो अपने को कंसिडरेशन में लेना ही है। एक ही वेरिएंस है सर जो ठीक से पल्ले नहीं पड़ता है। R&D कॉस्ट लेते हैं क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो पार्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 45% प्रोडक्शन से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पूरा एडमिन का खर्चा जितना लगा है मेरा, उसमें से 45 प्रोडक्शन है, तो सिर्फ 45% ही लेंगे ना। तो 1000 का 45% दैट इज सिर्फ 450 रुपीज लेंगे। कितना लेंगे, सिर्फ 450 रुपीज लेंगे। ओके, सेलिंग कॉस्ट लेते हैं क्या, नहीं यार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी उसके नीचे आता है सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट, तो 250 रुपीज जो अपना क्वालिटी कंट्रोल का है वो भी अपने को लेना पड़ेगा। सेल किया स्क्रैप में 255, ये माइनस होता है क्या कॉस्ट शीट में, यस माइनस होता है दोस्तों। एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे को सीओपी चाहिए, मेरे को सेल्स नहीं चाहिए, मेरे को सीओपी चाहिए। तो सीओपी मैं निकाल लूंगा, उसका 110% मारूंगा, मेरी जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं करूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कितना आएगा, 9000 प्लस 2500 प्लस 1050 प्लस 705 प्लस 2500 प्लस 5000 प्लस 450 प्लस 250 माइनस 255, तो 21200, ये मेरा हो गया सीओपी। इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 110% लेना है, यानी 110%। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आएगी दोस्तों, 23,320 देखिए, ये आंसर। ओ माय गॉड, 23,320 रुपीज, फुल मार्क्स अलॉटेड। नेक्स्ट, एयरलाइन कंपनी मिस्टर ए एन एयरलाइन ट्रैवल एजेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड इतना, यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल अपने को निकालना है। तो याद करो यहाँ पे अपने को कौन सा रूल लगाना है, रूल 32(3), देखो लिखा भी है, ही ऑप्ट्स फॉर स्पेशल प्रोविजन अंडर रूल 32(3). अब 32(3) में क्या बोलता है, बेसिक फेयर के बारे में वहां बात की जाती है, वह कमीशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाती है। तो इस सिनेरियो में आपको दो तरीके से इसकी टैक्सेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बेसिक फेयर वाले के लिए आप अप्लाई करोगे 32(3), एंड कमीशन के लिए आप अप्लाई करोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज सेक्शन नंबर 15 हमने क्या देखा था, बेसिक फेयर के लिए अपने को क्या लेना होता है, तो बेसिक फेयर के लिए अपने को लेना पड़ेगा, डोमेस्टिक का अपने लेते हैं 5%, इंटरनेशनल का अपने लेते हैं 10%, और ये तो पूरा ही लेना है अपने को। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी और यहीं पे निकाल लेते हैं, जगह तो है अपने पास। तो बेसिक फेयर का हम लेते हैं 5% जब अपने डोमेस्टिक में ट्रैवल करते हैं, तो 65 लैक्स का 5% होता है दोस्तों 3,25,000। तो डोमेस्टिक के लिए हो गया, पहले अपने फेयर बेस्ड वाला कर रहे यानी 32(3) वाला कर रहे, तो डोमेस्टिक वाले के लिए हो गया 3,25,000। इंटरनेशनल में हम लेते हैं 10% का, तो 10% ले लेते हैं, तो 90 लैक्स का 10% हो गया मेरा 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए हो गए टोटल। हम अगर इसका करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 325, टोटल आया मेरा 12,25,000। इस पे अपने जीएसटी चार्ज करेंगे कितना, 18% का रेट होगा, शायद 18% ही होगा, हाँ 18% ही है जीएसटी रेट। जीएसटी रेट है अपना 18% का, ये क्या हो गया, जीएसटी रेट है अपने पास 18% का, तो 18% का जीएसटी चार्ज कर लेते हैं इसमें, तो आ जाएगा मेरा 2,20,500। और कमीशन के लिए टोटल करना है 5,50,000 प्लस 90,000 का, और इसका 6,40,000 आया, इसका 18% मारा, तो आएगा अपने पास 1,15,200, 1,15,200। तो दो बनेगा इसका, एक बनेगा 1,15,200, एक बनेगा 2,20,500। लेट्स सी, 2,20,500, 1,15,200, कितना आसान ज्यादा क्वेश्चन ये। 6 में आते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स अंडर इंडियन कस्टम, तो डेफर्ड पेमेंट ला के दिए हम, बॉन्ड ला के दिए, सीसीएफसी ला के दिए, ईओ प्रोग्राम ला के दिए, इन सब के बारे में अपने को लिखना है। अब इसका तुमको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा बुक में, किसी भी बुक में, यहाँ पे तुमको आंसर फॉर्म करना पड़ेगा, जितनी सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है। हाँ इंस्टीट्यूट के बुक में वहां मिल जाएगा, बट अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर आपको फिर एक आंसर फॉर्म करना पड़ेगा, हर चीज आपको हाथ में सजा के थोड़ी दी जा सकती है ना, आपको तो खुद भी एफर्ट डालना पड़ेगा ना, बात समझो। डीम्ड सप्लाई पूरा प्रोविजन लिखा है एज इट इज, बुक में जो लिखा है सब कुछ यहाँ पे लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉबैक का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 75। ऑलरेडी हमने ड्रॉबैक की वीडियो अपलोड करी, और ये डिट्टो सेम क्वेश्चन हमने उसमें करा है,
तो ड्रॉबैक की वीडियो देख लेना, वहां से क्वेश्चन कवर हो जाएगा, सेम टू सेम इंक्लूडिंग फिगर भी सेम है, तो वो क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ पे कवरेज हो जाएगी। आते हैं इसके बी की तरफ। चलो, ये एक मजेदार सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। एबीसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज इंपोर्टेड सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम जापान एट एन एफओबी कॉस्ट ऑफ 2 लाख yen, 2 लाख yen में हमने कर रखा, एक्सपेंसेस अपने को दे रखे। फ्रेट फ्रॉम जापान टू इंडियन पोर्ट, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है, पोर्ट, पोर्ट मतलब वेसल से आ रहा है। क्या एक्चुअल फ्रेट गिवन है? यस, यही तो है एक्चुअल फ्रेट, जिसको अपने एफ बोलते हैं। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे बस इसी चीज का ध्यान देना है, करेंसी का, ऊपर येन है, यहाँ पे रुपीज है, उसके ऊपर भी येन था। क्या ये एक्चुअल इंश्योरेंस है क्या? हाँ, यानी ये किसका एडजस्टमेंट है? 10(2) का एडजस्टमेंट है। डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन जापान, डिजाइनिंग चार्जेस अगर इंडिया में देता तो ऐड नहीं करते, अदर देन इंडिया दिया है इसीलिए ऐड करेंगे, और येन में दिया है 10(1) में ऐड हो जाएगा ये। ओके। एबीसी टेक्नोलॉजी हैज एक्सपेंडेड 1 लाख इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, तो इंडिया का खर्चा तो लेते ही नहीं, तो ये खर्चा तो अपने को लेना ही नहीं। इनकर्ड रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू फैक्ट्री इन कर्नाटका, इंडिया का खर्चा लेना ही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अब सीबीआईसी का रेट अपने को दे रखा है, सीबीआईसी ने नोटिफाई किया 1 yen इक्वल्स टू 0.394, अपने को इसी से मतलब है 948, इसी मतलब है अपने को। इंटर बैंक से अपने को कोई लेना देना नहीं है, कितना में पेमेंट किया कोई लेना देना नहीं है। कमीशन जो हमने पे किया है इंडियन एजेंट को, वो 5% ऑफ एफओबी कॉस्ट दिया है, नेक्स्ट पेज में जाना भूलना नहीं, इसलिए ये भी बहुत जरूरी होता है जानना। 5% ऑफ एफओबी कॉस्ट इन इंडियन रुपीज दिया है, ठीक है। क्या कमीशन ऐड करते हैं? ऐड ऑल द कमीशन एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, तो 10(1) में इसको भी ऐड कर देंगे। चलो इसको फटाफट बना लेते, छोटू सा है, कुछ है भी नहीं इसमें। इसके लिए बेस्ट चीज क्या दूंगा पता है? सजेस्ट, सब कुछ कन्वर्ट कर लो रुपीज में, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन होगा। तो एफओबी में हम आते हैं, एफओबी कितना दे रखा है अपने को? 2 लाख yen, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.3948, तो अपने पास आ गया 78960। ओके, एफओबी आ गया। अब एफओबी में सबसे पहले बात क्या करते हैं? रूल 10(1) का एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें अपने को डिजाइनिंग चार्जेस ऐड करना है, बिकॉज अदर देन इंडिया में पे किया है, तो 30,000 yen, तो 30,000 इंटू 0.3948, यानी कितना ऐड करेंगे? 11,844, इतना ऐड कर दिया हमने, 11,844 ऐड कर दिया डिजाइनिंग चार्जेस। फिर ये करना नहीं है, ये करना नहीं है, उसके बाद सीधा कमीशन ऐड करना है, तो कमीशन हम ऐड कर देते हैं। कमीशन अपने को रुपीज में ऐड करना है, 5% लेना है, यानी 78960 का 5% रुपीज में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, बस उसका 5% ले लिया, सिंपल। 3948, 3948 ले लिया हमने। ओके, टोटल करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? एडजस्टेड एफओबी, तो अपने ले लिए 78960 प्लस 11844 प्लस 3948, so the answer will be 94,752। 10(2) का एडजस्टमेंट करेंगे। अब 10(2) के एडजस्टमेंट में तो अपने को डायरेक्टली दे रखा है इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कितना फ्रेट दे रखा है? 20,000 yen, तो 20,000 इंटू 0.3948, तो आया 7896 ले लिया हमने। और इंश्योरेंस कितना दे रखा है? इंश्योरेंस दे रखा है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अच्छा, अगर यहाँ पे फ्रेट नहीं दिया होता तो कितना लेते? 20%। किसका 20% लेते? इसका। ये एमसीक्यू में यही गलती थी जो ऊपर बताया था, ठीक है। यहाँ पे 20% इसका लेते हैं। एमसीक्यू में क्या फिगर दिया था? दिस प्लस दिस दिया था, गलत है वो। खैर छोड़ो, इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो हो गया 94,752 प्लस 7896 प्लस 10,000, तो द आंसर विल बी एसेसेबल वैल्यू, जिसको अपने CIF वैल्यू भी बोलते हैं, 1,12,648 हो गया। देखते हैं, यही आंसर है। यहाँ कितना है आंसर इनका? हाँ, 1,12,648 आ गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मारुति ट्रेडर, a dealer in furniture located in Maharashtra, receives an order from Bhagwan Trader, also located in Maharashtra. ओके, तो मारुति सप्लायर है, ओके, उसको एक ऑर्डर आता है भगवान ट्रेडर से, जो कि महाराष्ट्र का है, तो सप्लायर कहाँ का है? महाराष्ट्र का।
द ऑर्डर इज फॉर सप्लाई ऑफ 250 टेबल विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द टेबल टू भगत हार्डवेयर लोकेटेड इन तमिलनाडु। ओ माय गॉड, ये तो हो गया बिल टू शिप टू मॉडल। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा, दो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगी। पहली प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगी मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, दूसरा आएगा जहां पे गुड्स टर्मिनेट हुआ। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन कौन होता है? जो ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किसने दिया है? तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है भगवान ट्रेडर ने। तो थर्ड पर्सन कौन हो गया? भगवान ट्रेडर, जो कि कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो पहला प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया महाराष्ट्र। दूसरा जहां पे टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट करने कहां बोला गया मेरे को? तमिलनाडु। तो दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीविजन वीडियो में, चेकआउट कर लेना अगर नहीं याद है तो। सिंपल, दो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेंगे, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन कौन होता है? जो हुकुम चलाता है, जो ऑर्डर देता है। यहाँ पे महाराष्ट्र वाले ने ऑर्डर दिया तो थर्ड पर्सन हो गया महाराष्ट्र का एक प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया। और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जहां पे डिलीवरी टर्मिनेट हुई। तो कहां पे डिलीवरी टर्मिनेट हुई? तमिलनाडु। तो बन गया तमिलनाडु। दो प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया अपने पास। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राम एंड कंपनी बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी सप्लाइड द फॉलोइंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में हमने क्या क्या सप्लाई किया? टैक्सेबल सप्लाई करा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई करा है, सेल ऑफ लैंड करा है, रिकवरी एजेंट की सप्लाई करी है, डिपॉजिट विद इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो पहली चीज देखो, टैक्सेबल सप्लाई तो टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, सेल ऑफ लैंड होता है मेरा शेड्यूल 3 में, रिकवरी एजेंट मेरा जाता है आरसीएम में, और जो इंटरेस्ट मेरे को मिला है वो तो एग्जेम्प्ट होता है। कॉमन इनपुट अपने को दे रखा है 2 लाख रुपए का। जीएसटी रेट एप्लीकेबल इज 28%। जीएसटी लाइबिलिटी निकालना, इसके लिए तुमको रूल 42 आना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल 42 में अगर तुमको याद होगा तो एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूड करते हैं? एग्जाम तो इंक्लूड करते हैं, नॉन टैक्सेबल भी इंक्लूड करते हैं, शेड्यूल 3 इंक्लूड नहीं करते, लेकिन लैंड वाला इंक्लूड करते हैं, सिक्योरिटी का 1% इंक्लूड करते हैं। अगर याद होगा तो 1% ऑफ सिक्योरिटी वाला इंक्लूड करते हैं, या आरसीएम में जो भी टैक्सेबिलिटी है मेरी वो भी इंक्लूड करते हैं एग्जाम सप्लाई में, फॉर द पर्पस ऑफ ओनली रूल 42 एंड 43 दोनों के लिए। याद होना चाहिए तुमको ये पॉइंट। सर नहीं याद है, एक बार दिखा देते तो। ये देखो आईटीसी 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 कितने, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्या कर दो तुम बैठे हुए क्यों? ये देखो क्या क्या इंक्लूड करना है, जो जो आरसीएम में जाएगा, सिक्योरिटी का 1%, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इंटायर कंसिडरेशन वैल्यू अपने को लेना है, एसडीबी एंड वेयर हाउस वाला। फिर एक्सक्लूड क्या करते हैं वो लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, तो ये सारी चीजें अपने यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। शेड्यूल 3 मैं बोलना भूल गया ना, शेड्यूल 3 भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। तो अब अपने को बोला है कॉमन इनपुट अपने को दे रखा है 2 लाख रुपए का, यानी C2 अपने को दे रखा है। C2 कितना दे रखा है अपने को? 2 लाख रुपए का C2 दे रखा है। इसमें मेरे को बाइफरकेट करना है D1 में, बिकॉज नॉन बिजनेस कुछ बोला नहीं है तो अज्यूम नहीं करना है नॉन बिजनेस है, तो D1 अपने को बाइफरकेट करना है। D1 क्या होता है? E/F इंटू C2। E मतलब क्या हो गया? टोटल एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो टोटल एग्जेम्प्ट सप्लाई फिर क्या क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। डिपॉजिट को कभी भी नहीं लेते, डिपॉजिट कॉम्पोजिशन स्कीम एंड रूल 42 43 में ऑलवेज एक्सक्लूड करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई से। इंटरेस्ट और डिपॉजिट जो होता है ऑलवेज एग्जेम्प्ट करते हैं। ठीक है, याद करो, ये पढ़ाया हुआ भी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी टेकन इन टोटल टर्नओवर बट विल बी एक्सक्लूडेड इन एग्जेम्प्ट सप्लाई। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 129 में, अगर आपने बनाया है तो ये अपने को समझ में आ गया। तो एग्जाम सप्लाई में अपने को क्या लेना है? जो एग्जाम सप्लाई 5 लाख रुपया वो लेना है, सेल ऑफ लैंड का 12.5 अपने को लेना है, रिकवरी एजेंट का 2.5 लाख लेना है, इंटरेस्ट वाले को नहीं लेना है, यानी 20 लाख हो गए। तो मेरा ई कितना आया? 20 लाख। मेरा एफ कितना आएगा दोस्तों? तो मेरा एफ होता है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर में सब कुछ लेना है क्या? सब कुछ लेना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला भी। तो टोटल टर्नओवर हो गया 20 प्लस 5 प्लस 12.5 प्लस 2.5 प्लस 2 42। सर नीचे 42 दिया था, कैलकुलेटर यूज करना चाहता हूँ, कोई समस्या है क्या? इंटू किया इसमें 2 लाख रुपए। तो बताओ कितना आएगा D1? तो D1 आएगा 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 42। तो D1 आ गया मेरा 95,238। ऐसा आंसर आया जिसको देख के आपको लगेगा गलत है, बट गलत नहीं है, सही है, 95,238। तो अल्टीमेटली कैसे निकालना है? वही सेम जो अभी ऊपर मेथड किया था, पहले टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं, इसमें ये वाला 95,238 ऐड कर देते हैं, एंड टोटल कॉमन इनपुट 2 लाख रुपए का
माइनस कर देते हैं, सिंपल। एंड ऊपर कैसे निकालेंगे, तो ऊपर टैक्स मेरे को किस पे देना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस पे टैक्स देना है, कितना है 28%, 28% से। तो 20 लाख का 28% किया हमने तो आया 5,60,000, तो हमने किया 5,60,000। यही सेम मेथड जो भी ऊपर किया था प्रेजेंटेशन में, डिट्टो सेम है। 5,60,000 प्लस 95238 माइनस 2 लाख रुपया, तो कितना टैक्स पे करूंगा मैं, 4,55,238। लेट्स सी क्या यही आंसर है। सो द आंसर इज, ओ माय गॉड, 4,55,238। और यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों अपना MQP 1, हाँ, मॉक टेस्ट पेपर 1, मॉक क्वेश्चन पेपर 1। ठीक है, तो ये देखो अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो काफी अच्छी तरीके से तुम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जो की फैक्टर तुमको फोकस करना है सीएमए फाइनल में, वो फोकस करना है तुमको न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स मतलब क्या हो गया, फॉर्म नंबर हो गया, डेट हो गया, ये सारी चीज पे फोकस करना। ये ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूँ, डे 1 से तुमको बोल रहा हूँ लर्न करने, सारे फॉर्म नंबर, सारे डेज, सारे लेट फीस, सारे पेनल्टीज, ये सब कुछ लर्न करना, बहुत ज्यादा पूछता है। सो दैट्स इट, यहाँ पे खत्म होता है अपना MQP 1। अगर MQP 2 चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट करना, बिल्कुल अपलोड करूंगा। एंड आशा करता हूँ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। कोई और हेल्प चाहिए होगा तो मेरे को जरूर मैसेज करना, आई विल हेल्प यू आउट। कमेंट्स कर देना, वीडियो को शेयर कर देना प्लीज सीएमए ग्रुप में, जितने सीएमए ग्रुप है सब में शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। और अगर तुम जून में एग्जाम देने वाले हो तो डेफिनेटली नए क्लास को इनरोल कर लेना। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।